और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बोल भारत बोल, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां आपके अपने जनप्रतिनिधियों से सीधे जुड़ते हैं, उनकी जुबानी, उनके काम और इरादों की कहानी सुनते हैं। आज हमारे साथ है फतेहाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय नेता और विकास के प्रतीक श्री छोटेलाल वर्मा, जनता की आवाज बनने वाले, गांव गांव द्वार द्वार पहुंचने वाले, हर वर्ग के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ने वाले विधायक जी से आज हम जानेंगे उनका राजनीतिक सफर, जनता से उनका जुड़ाव और आने वाले समय में फतेहाबाद के लिए उनके क्या विकास के संकल्प है। आइए आपको मिलवाते हैं माननीय विधायक जी से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट के एपिसोड बोल भारत बोल की। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, सवालों से शुरू करते हैं जी ये विशेष पॉडकास्ट है बोल भारत बोल जी। पूरा देश इसे देख रहा है और चाहने वाले बहुत। विधायक जी, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं? सबसे बड़ी उपलब्धियां ये है कि जो लोगों का उत्पीड़न होता था और जो लोगों को दबे कुचले लोगों को पुलिस प्रशासन या शासन या जनता उनका स्थान और सम्मान नहीं करती थी, आज फतेहाबाद में दबे कुचले जो थे गरीब तबका के लोग हैं, आज वो बराबर बैठ करके अपनी बात कहने का मौका मिला है उनको। आपकी राजनीति में आने का सफर कैसे शुरू हुआ? वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आपको जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया? 1988 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अक्टूबर में प्रमुखी का चुनाव हुआ। मुझे जनता दल पार्टी ने फतेहाबाद ब्लॉक से मुझे चुनाव लड़ाया। हम लोग 4 प्रत्याशी थे। विनोद शर्मा जी पैंतीखेड़ा के जमींदारों के बेटे, और परसोत्तम गुजर थे छह के, और श्री ओम प्रकाश शर्मा थे जलारी वाले, और मैं प्रत्याशी थे। 4 लोग थे। चारों लोगों में जब चुनाव हुआ, आज आपके बीच में तीनों लोग हमारे जो साथी प्रत्याशी थे और जो प्रमुख बने, वो दुर्भाग्य से उन तीनों का स्वर्गवास हो गया है। और मान लीजिए चुनाव के समय ये हुआ कि जब चुनाव हो रहा था उस समय मतदान के समय बाहर हमने देखा 200 के लगभग समर्थक बैठे थे माननीय विनोद शर्मा जी के। 500, 400, 500 समर्थक बैठे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के। 500, 600, 700 बैठे करीब करीब परसोत्तम गुजर के। हमारे 2000, 3000 लोग बैठे बाहर। चुनाव का मतदान हुआ, चुनाव की गणना हुई। हम 1 वोट से चुनाव हार गए थे। हमारे 8 मतदाता जो थे उन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जैसे घाघपुरा के ठाकुर पातीराम थे, विद्याराम गुजर बरीपुरा के थे, कदम के सिकरारी के प्रधान थे, लालपुरा के लायक सिंह प्रधान थे उस जमाने उस वक्त, और रमेश चंद प्रधान थे मोहम्मदपुर के। 8 प्रधानों ने हमारे से मान लीजिए वायदा किया था, और जो भी उनकी वो था सेवा थी वो किया गया, परंतु उन्होंने मौके पर हमको मतदान नहीं दिया। उन्होंने मतदान किया, उन्होंने भी ऐसा धोखा दिया कि परसोत्तम के यहाँ खाया पिया और वोट दिया ओम प्रकाश शर्मा को। ओम प्रकाश शर्मा जी चुनाव जीते थे 1 वोट से, मैं 1 वोट से हारा था। तो जो आपने कहा कि आपको कहाँ से आया, तो ये हुआ ऐसा कि मेरे साथ करीब करीब 1000 लोग मुझे लेके मेरे गांव तक घर तक आए चुनाव हारने के बाद।
उसके बाद करीब 500 आदमी चले गए और 500 आदमी का भोजन बनवाया हमने वहाँ। सबने भोजन खाया, सैकड़ों लोग रात को रुके वहाँ। दूसरे दिन सब विदा हुए अपने अपने घर को। तो हमारा ये सोच है कि हमारे जो समाज के लोग, जो गरीब समाज थे, जो बैकवर्ड के अधिकांश लोग थे, उन लोगों को कोई सहायता करने वाला नहीं था। एक प्रमुख के चुनाव में देखा मैंने कि यहाँ 2-3 हजार लोग आए हुए हैं, इनको एक वृक्ष की आवश्यकता है, ये आस लगाए बैठे हैं। तो मैं वैसे ठेकेदारी करता था उस जमाने में, और मैं आगरा में बहुत अच्छा कारोबार देख रहा था, सारी मशीनरी थी मेरे पास। तो मैंने ये देखा कि ये लोग को एक पेड़ की आवश्यकता है छाया की। तो मैंने 1989 में, मानी कांग्रेस के उस समय वर्तमान सांसद यहाँ गंगा राम जी थे, वो इस मकान पर आए। उन्होंने हमको कहा कि आप कांग्रेस में हमारे साथ हो जाओ। हमने कही हम नहीं जाएंगे, हमको चुनाव लड़ना है, आप टिकट दिलवा दो तो जाएंगे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनमें से 3 आदमी बीच में है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड में मिलेगा तो मैं आपको दिलवाऊंगा, ठाकुर में मिलेगा तो मैं गौरीशंकर सिकरवार को दिलवाऊंगा, और ब्राह्मण में मिलेगा तो महेश या कविता लवानिया को दिलवाऊंगा। इस बात पे हम सहमत हो गए थे और उनके साथ हम लोग दिल्ली गए। हमको टिकट नहीं मिला, उन्होंने प्रयास किया होगा, पार्टी में नहीं चली होगी, टिकट मिल गया था कविता लवानिया को। विधायक जी कभी उतार चढ़ाव देखा, कभी उतार चढ़ाव आया नहीं, वो अभी कोई उतार चढ़ाव वाली बात नहीं है। अभी तो राजनीति की आप शुरुआत है। उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं, माननीय रघुवर लाल वर्मा जी, जो फिरोजाबाद के विधायक थे। उन्होंने कहा आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। 1989 में वो चुनाव जीत गए। फिर 1.5 साल बाद सरकार गिर गई माननीय मुलायम सिंह की। फिर 1991 में चुनाव हुआ। तो जो रघुवर लाल वर्मा जी हमको ले गए, तो हमको जनता दल की टिकट नहीं मिला। तो हम लोगों ने अपना विचार किया कि किसी के भरोसे मत रहो, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। तो माननीय कल्याण सिंह जी यहाँ आए हुए थे। ये आपकी सोच हमेशा बचपन से ही रही। हाँ, कल्याण सिंह बाबूजी सुनो, तो माननीय कल्याण सिंह यहाँ आए थे। तो माननीय श्याम सुंदर शर्मा भी है, और माननीय हमारे चौधरी देवान सिंह जी पूर्व मंत्री भी हैं। वो हमारे निवास पे आते थे कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो रात को। तो रोज का लगा बुरा होता है, उनका प्रयास ईश्वर ने सफल किया। मानी कुछ दिनों के बाद बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, सर्किट हाउस आए, हमको बुलाया गया कि आप बीजेपी में आ जाओ। मानी कल्याण सिंह ने कहा, उन्होंने बात कराया। हमने कहा हम बीजेपी में तो आ जाएंगे, हमको टिकट चाहिए फतेहाबाद से। उन्होंने कहा ऐसे टिकट नहीं मिलता है, आप पार्टी में काम करो। उनकी बात पे हमने पार्टी 30 मई 1992 को, हमारे हमाऊपुर के नेता थे बाबूलाल जी वर्मा जी, उन्होंने वहाँ कार्यक्रम कराया और वहाँ करीब 5,000 आदमी इकट्ठा हुआ उस वक्त 92 में। और वहाँ माननीय स्वर्गीय भगवान शंकर रावत सांसद गए जॉन कराने, माननीय हरद्वार दुबे माननीय मंत्री थे उस समय, वो गए वहाँ। और आगरा के राजकुमार शर्मा जी, जितने नेता थे, ओम प्रकाश महाजन जी, सारे लोग गए और सब वो क्षेत्र के आदमी वहाँ, मुझे वहाँ उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उस जमाने में राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसमें हम लोगों ने काम किया। और 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का ढांचा गिरने के कारण माननीय कल्याण सिंह की सरकार
गिर गई। फिर 1993 में चुनाव हुआ तो मुझे टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं चुनाव लड़ा, 14,788 मतों से मैं चुनाव जीता, पहला चुनाव। उसके बाद में हमने जनता का काम करना शुरू किया। जो ऐसे गांव थे जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ सड़क बन सकती है। सबसे पहले बड़ा गांव थे, एक स्वारा, एक ईधौन। ईधौन को कोई रास्ता नहीं था, पारौली सिकरवार को रास्ता नहीं था, बेड़ी को कोई रास्ता नहीं था। परतापुरा तक विधानसभा की ग्राम पंचायत ये ग्राम पंचायत पत्तापुरा, नगरचंद, और नगरचंद के बाद बेहड़ी, बेहड़ी के बाद पारौली सिकरवार, और मान लीजिए ईधौन। ये एक रोड पे पड़ती हैं। रोड पे जाएंगे तो सारी ग्राम पंचायतें रोड पे पड़ेंगी। तो किसी जमाने में महेश उपाध्याय जी ने, ब्राह्मणों का गांव था पत्तापुरा, उसके लिए 900 मीटर सड़क बना दी थी। आगे कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों ने तत्काल जीतने के बाद, जनता की अपेक्षा बहुत थी। उस समय जिलाधिकारी देश दीपक वर्मा थे यहाँ, उनको हम लोग और अपने वो मुख्य विकास अधिकारी थे, इनको लेके हम लोग ईधौन गांव गए। ईधौन गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, फिरोजाबाद के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ करीब 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर यमुना जी का रेत था किनारे किनारे। जैसे हमारे पृथ्वी भूगोल धरती से लंका बसा है, ऐसे ईधौन गांव यमुना जी का ऐसे जहाँ घूम के, जो ऐसे घूम के किनारे पर बसा हुआ है। तो उन्होंने, दीपक जी ने देखा कि हम बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमने कहा उनसे, हमारे इस गांव को आप अंगीकृत करिए। अंगीकृत माने हिंदी में इसको गोद ले लो। उन्होंने गोद ले लिया। और हमारे सीडीओ थे, वह चंद्रभूषण, क्या नाम था, मैं जवान से उतर रहा, उन्होंने सहारा दिया। तो 1.5 साल में हमने ये दोनों मार्ग पक्के कराई। चुनाव के समय हमने वायदा किया था नगला पाटन में कि जनता ने हमसे मांगा कि आप बिजली लगा दोगे हमारे गांव में, हम सब गांव वोट देगा। तो हमने उनके गांव में 1.5 साल के अंदर बिजली लगाने का काम किया। हमको मोटर ने पूछ कहा कि हमारी बिजली लगनी है, उनके बिजली लगाने का काम किया हम लोगों ने। हमारे को ऊंचा गांव में वोट मांगने गए, उन्होंने कहा हमको शमशाबाद तक हमारी सड़क बना दो। करते थे, चक्रोड़ था, बहुत गहरा गहरा बड़ा गांव था। तो हमने उनकी सड़क बनाने का काम किया। जो 1.5 साल में जितने काम थे, वायदा थे, लगभग हमने उन सबका पूरा करने का काम किया। उसके बाद मानी 1.5 साल बाद मानी मुलायम सिंह की सरकार फिर गिर गई। फिर मानी मायावती यहाँ मुख्यमंत्री बनी 1995 में। 3.5 महीना के बाद मानी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, मानी सॉरी, मायावती मुख्यमंत्री की सरकार गिर गई, सरकार भंग हो गया। कुछ और क्या आगे बताया इतना? विधायक जी, आप इतनी एनर्जी, इतनी आपकी मेमोरी, इसका क्या कारण है? आपको इतना याद रहता है? आपको अभी आपने पूरा अपना राजनीतिक सफर अभी तो जिस आगे प्रकार सफर से का है, विस्तार में आपने अभी बताया है, अभी सफर कि नहीं इस हुआ है। मेमोरी को याद रखना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी आपकी बात ये है कि आप इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा से काम करते हैं, और हर वर्ग से, हर जनता से, जो भी आपके पास आता है, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आम जनमानस की समस्याओं को सुनना और तुरंत समाधान देना, इसे आप कैसे संभव बनाते हैं? देखिए, जो मनुष्य सच्चे हितों से काम करता है और ईश्वर को नमन करके काम करता है, आप बोलिए।
और पब्लिक का ये मन बना के काम करता है कि इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये बड़ी अपेक्षाओं से हमारे द्वार पे आए हुए हैं। हमको एक सेवक की तरह काम करना चाहिए। जो आपने कहा तो मैं बताना चाहता हूँ मैंगुरी का 1962 में मेरे पिताजी ने मुझे हमारे यहाँ से जो मेरा गांव है उससे 10-10 किलोमीटर कोई भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल नहीं था। जो मेरा गांव मेवली खुर्द है, नगला देवंश रोड पे गांव है। यहाँ तो जूनियर हाई स्कूल फतेहाबाद था, या टुंडला में था, या कुंडौल था, या धिमसरी। अगर आप प्रकाल घुमाएंगे तो इस 10 किलोमीटर के परिधि में कोई भी विद्यालय नहीं था। उस समय छोटा होने के नाते साइकिल नहीं चलाने के लिए हम लोग पैदल 3 कार छात्र फतेहाबाद पैदल जाते थे। अपने गांव से 12 किलोमीटर स्कूल पड़ता था। अब रास्ते बन गए हैं। पहले फतेहाबाद जाते, फतेहाबाद से तब लौट करके इंटर कॉलेज में आते थे। जनता इंटर कॉलेज है। हम लोग वहाँ 6 महीने, लगभग 5 महीने पढ़े। दिसंबर में सर्दियां बहुत पड़ने लगी। हमारे एक भटनागर मास्टर साहब थे, तिकोना पे रहते फतेहाबाद में, इधर ही चौड़ाई की तरफ। वहाँ हमको ट्यूशन करा दिया पिताजी ने, वहाँ रख दिया। तो 10-5 दिन रहे। खाना बनाना जानते नहीं थे, छोटे छोटे थे हम तीनों बराबर थे। तो घर पे अपनी माता जी थे, रोए होंगे, पिटा होगा, कहा होगा उन्होंने, कहीं दूर नहीं हो रहा है तो मत जाओ। तो हम नहीं गए, फिर बंद हो गया। हमारी पूरी साल मारी गई। उसके बाद नेहरू विद्यालय कोलारा कलां श्री राम प्रकाश दीक्षित थे जयनगर के, उन्होंने खोला। और एक दीक्षित थे उपाध्याय जी, महेश उपाध्याय जी ने खोला, एडवोकेट ने अपने वहाँ। तो हमने वहाँ एडमिशन नहीं लिया, वहाँ लिया करके नेहरू विद्यालय कोलार कलां। आराम से पढ़ के सुबह निकलते थे, 1 घंटे में हम पैदल आ जाते थे वहाँ। हमने कक्षा 8 पास किया वहाँ से, और पैदल ही किया। उसके बाद 9th में एडमिशन लिया हमने कुंडौल में, डीएवी इंटर कॉलेज। फिर साइकिल मिलती दिया। हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, 1964 में हमारी शादी कर हो गई। क्योंकि हम लोग गांव में विद्यालय नहीं था, बहुत परिस्थितियां खराब थी। सबसे पहले पिताजी गांव वालों ने बच्चों को बाजीपुर भेजा, वहां से प्राइमरी बंद कर दिया। फिर प्राइमरी पाठशाला रावर में भेजा, वहां से बंद हो गए। फिर नगला बिहाड़ में गए, वहां से बंद हो गए। हमारे पिताजी पचोकरा की पेंट में गए थे, वहां एक इंद्रपाल जी शर्मा जी कोटकी के रहने वाले उनको मिल गए। उनको लेके वो गांव में आई। तब उन्होंने गांव में हमको कक्षा 5 कराया था। हुआ ऐसा कि जब हम विधायक थे, सरकार भंग हो गई 1996 में। मैं 254 वोट से चुनाव से पराजित करा दिया गया। क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के जो मत मत थे, पेपर, बैलेट पेपर, वो बैलेट पेपर हाथी के अशोक दीक्षित के जो लगाया था उन्होंने अपने, उनके उसमें लगाते गए। तो हम लोग तो लास्ट में हमारे को ये पता नहीं था कि हम हार जाएंगे। 254 मतों से हम चुनाव हार गए। उसके बाद हमको काम को घर नहीं बैठे। हमारे यहाँ से आलोक कुमार जी डीएम रहे थे, वो उस समय सचिव बन गए माध्यमिक बेसिक शिक्षा के। उस समय केंद्र सरकार ने सैकड़ों विद्यालय, 400-400, 500-500 जिले में विद्यालय दिए थे। जिले में विद्यालय दिए थे। हमारे जिले में विद्यालय बहुत कम आए, 10-15, 50-40। वो कानपुर में आए 700 विद्यालय। वहाँ इतने गांव नहीं थे बनाने के।
सचिव से हमने मिले तो उनसे कहा कि हमारे आपने देखा है जिलाधिकारी रहे थे हमारे यहाँ, आपने हमारे कोई स्कूल नहीं है। बोले आपको सूची बना के लाइए किस किस गांव में आप विद्यालय बनाना चाहते हो। हमने पूरे फतेहाबाद की 100 गांव की प्राथमिक विद्यालय की बनाई और 56 की पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बनाई। उन्होंने एक बार भदौरिया जी थे तहसीलदार फतेहाबाद, उनसे उनका सर्वे कराया। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा के उनको हर हर गांव को मैंने दिखाया कि यहाँ प्राइमरी पाठशाला बनेगा। 100 भी केंद्रों को दिखाया, फर्जी नहीं, और 56 केंद्रों को दिखाया कि यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनेगा। उन्होंने उसपे ओके करके और शासन को भी दी थी संस्तुति करके ये मानक के अंतर्गत आते हैं। वो विद्यालय उन्होंने सैंक्शन कर दिए, जियो जारी कर दिया, आ गए। आगरा में तमाम हलचल मची, भूकंप सा आया कि छोटे लाल के यहाँ इतने विद्यालय कैसे बन सकते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते हैं। ये बात उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि वहाँ बंटवारे में तुम्हारे नहीं बटेंगे, मैं शासनादेश जारी कर दूंगा, तो जहाँ चाहोगे वहीं बनेंगे, वो कट नहीं सकते हैं बिना शासन के। वो आपके ऊपर वाले की दुआ से वो सारे विद्यालय फतेहाबाद बने। विद्यालय बनने के बाद जब हम खाली थे, चुनाव हार गए, सरकार हमारी बन गई, तो हम लोगों ने सबसे पहले मतदान केंद्रों का सर्वे कराया कि हमारे मतदान केंद्र गांवों में बनने चाहिए। तो हमने 60 मतदान केंद्र, जबकि एक भी नहीं था, एक मतदान केंद्र था हमारे यहाँ नेहरे की पुरा पे, ग्राम पंचायत सावित्री में एक था। तो हमने 59 बनाए और 59 का उसी समय निर्वाचन आयोग ने शासनादेश जारी किया था, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने, कि दबे कुचले दलित पिछड़े वर्ग के जितने भी जो मतदाता हैं, अगर वो उच्च वर्ग के गांव और कॉलोनी से गुजर के जाते हैं तो उनके लिए मतदान करने के लिए चाहे टेम्परेरी टेंट लगाया जाए और उनको मतदान से वंचित नहीं रहने दिया जाए, मतदान कराना चाहिए, और नहीं तो उनके लिए मतदान केंद्र बनाना चाहिए। ये सारी नोटिंग में मैंने हर मतदान केंद्र पे लिखकर भेजा कि ये 2 किलोमीटर दूर है, मतदान केंद्र से 4 किलोमीटर दूर है, ये मानक के तहत आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का जो लेटर था उसका फोटो कॉपी लगा के सारे मानक के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ बड़ा उधम हुआ, बार बार बड़ा भूचाल आया कि 60 मतदान केंद्र मीटिंग में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, जबकि मैंने अपने ही नहीं लगाई। उसमें और मतदान केंद्र ऐसे, एक नाम बताता हूँ, तो इसौली गांव बीकापुर में वोट डालने जाता था, वहां मतलब सिंचाई विभाग के डांगबरा में। नगला भिक्की की ग्राम पंचायत में वोट डालने जाते थे लहरा में, तो हमने वो ऐसे जो भी लोग थे वो भी सही सुविधा कर दिए थे अपने प्लस उनको जोड़ करके, कोई किसी का वंचित न रह जाए मतदान से, जाति आधार पर नहीं, हमने कहा कोई मतदान से वंचित नहीं रहे। तो हमने पूरा पोलिंग स्टेशन हमारे बन गए। बाकी बाद में 5 पोलिंग स्टेशन और बना दिए। हमसे पीछे हम 5 साल विधायक नहीं रहे, तो हमारे क्षेत्र का जो विधायक थे जितेंद्र वर्मा जी ने, ये सौभाग्य से प्रधान बैठे हुए हैं, इनके गांव में मतदान होता था कोटरीपुरा में, वहां से लिख करके उन्होंने हटवा करके और वो वही ग्राम पंचायत में स्थापित करा दिया। उन्होंने भूलपुरा में मतदान होता था, वहां से उन्होंने लेटर लिख करके और मल्लापुरा में स्थापित करा दिया। नएपुरा खंडेर में मतदान होता था मेन रोड पे, वो सालूबाई में जाके रोड से 200 मीटर दूर जंगल में बना दिया, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से और अधिकारियों को चेक करने की दृष्टि से रोड पे विद्यालय था, वो उन्होंने लिख दिया। तो हमसे बाद में उन्होंने इसी को वहां बना दिया। हम लोगों ने जो स्वयं राजनीति का जो काम है वो लोगों का ये देखा यहाँ तक का कि ये काम हमारा विकास कैसे हो सकता है।
तो ये हमने करने का काम किया। तो कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद 2 मिनट के बाद फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, क्योंकि मुद्दे हैं आपके तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, क्योंकि मुद्दे हैं आपके तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, क्योंकि मुद्दे हैं आपके तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, क्योंकि मुद्दे हैं आपके तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल।
हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। आपका अगला सवाल है, आने वाले समय में आपके द्वारा किन बड़ी योजनाओं को फतेहाबाद में लाने की तैयारी है? वर्तमान में हम लोगों ने ये देखा है कि जितने ग्रामीण मार्ग हैं उन मार्गों पर जब 4 व्हीलर होता है तो बचाने में बड़ी दिक्कत आती है। हम लोगों ने जैसा सरकार का पिछले वर्ष में 2 साल के अंतर्गत हमने जो काम कराया है 3 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ीकरण का काम किया है। एक मार्ग अभी बना के तैयार हुआ है फतेहाबाद मार्ग से कल्याणपुर, रनपुरा, तांसपुरा, शमशाबाद रोड क्रॉस, झाल, मोहम्मदपुर चौड़ाया, डनियापड़ा चौड़ाया, हीरापुरा, नगरिया, चमरौली, बींजला, मझारा और चमरौली वाया धिमसरी, ये 18 किलोमीटर का अभी चौड़ीकरण का काम कराया है। एक मार्ग अभी बनाया है, काम चल रहा है अभी नाले का। NH3 से कुर्रा चितपुर मार्ग से गड़ी गुलाबी और गड़ी उद्दा और कुर्रा चित्रपुर और होते हुए देवरी रोड में मिला के कम्प्लीट कर दिया है। सबसे पहले 2022 में चुनाव जीतने के बाद देवरी मार्ग 3 मीटर का था, वो हम लोगों ने पूरा मार्ग था उसमें 15 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर हमारी विधानसभा में पड़ते हैं, कुछ हिस्सा में पड़ते हैं ग्रामीण में, तो हमने वो पूरा लिया। वो हमने सैंक्शन करा के उसको चौड़ा कराने का 7 मीटर का काम किया 3 मीटर से। बाकी जो ईधौन मार्ग है 17 किलोमीटर है चौड़ा लंबाई, जिसका यमुना पे पुल बना के 2000 हमने 7 में पुल का वो शिलान्यास किया था मैंने। तो नहीं 2007 में नहीं, 2014 11 में किया। 2011 में 24 दिसंबर और 1911 को शिलान्यास किया था। हाँ, तारीख 24, महीना 12, हाँ दिसंबर और 2011 और 2011 को 2012 के विधानसभा चुनाव की अध्यक्षता रात के 12 बजे लगी थी, समझ लो। तो उसका शिलान्यास किया, वो पुल बन के कंप्लीट हो गया और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया काफी 3-4 साल पहले, बल्कि 10 साल हो गए हमें खोले। उस मार्ग को वहाँ से लेके अपनी सीमा से लेकर के पुल से लेके और फतेहाबाद रोड तक 5.5 मीटर चौड़ीकरण का काम किया और फतेहाबाद रोड से पावसर नहीं भूलपुरा, नगरिया, पावसर और ऊंचा और शमशाबाद तक चौड़ीकरण का काम हुआ।
डौकी से मढ़ी और मढ़ी से कोलारा खुर्द शमशाबाद तक का चौड़ीकरण का काम हुआ। अभी हमने जो ट्रैफिक को परेशानी होती थी, दक्षिण भारत का जो ट्रैफिक आता है और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे जाता है, वो केवल फतेहाबाद आगरा से लेके फतेहाबाद में कट है चढ़ने का, उससे पहले कोई कट नहीं है। तो उसको चौड़ा ट्रैफिक जाम लगता था, उसको हमने अभी 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर चौड़ीकरण का काम कराया है 10 करोड़ से। वो काम पूरा हो गया है। और बाकी प्रस्ताव सरकार ने मांगे है। सरकार ने प्रत्येक विधायक को, विधायक को नहीं, विधानसभा को 50 करोड़ रुपए विकास को सड़कों के लिए देने का लक्ष्य वर्ष 2000 ये है 25 और 26 में तय किया है। इनके प्रस्ताव लिए गए हैं। प्रस्ताव सड़क ज्यादा है। जो प्रस्ताव दिया है हम लोगों ने देवरी से दिगनेर से कोलारी बांगुरी ऊंचा कोलारी के बाद सीतापुरा गरीब परशुराम धनसिरी कानापुरा सलमपुर मुड़िया और सलमपुर मुड़िया के बाद कुतुबपुर गोला और लालपुरा से गरी और नागर उटंगन नदी तक ये मार्ग करीब 22-23 किलोमीटर लंबा है। ये नहर की पटरी है। इसमें जब ट्रैफिक आता है तो 4 पहिया गाड़ी को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तो इसको 5.5 मीटर चौड़ीकरण के लिए इससे जिला योजना ODR बनाने का काम किया। दूसरा मार्ग भेजा है फतेहाबाद वहां से सांकुरी कला और सांकुरी कला से बन्ना से तारोली गुजर। ये 7 किलोमीटर का ODR है, जिसको चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव गया है। तीसरा प्रस्ताव गया है हमारा जो बड़ोरा चमरौली से बड़ोरा कला से नगला शादी ते जारौली और जारौली ते शमशाबाद रोड जारौली टीला। तीसरा हो गया। चौथा प्रस्ताव दिया है हमने आगरा फतेह शमशाबाद राजा खेड़ा मार्ग से गढ़ी केसरी नयापुरा सुरेमाल हिमाऊपुर खड़का की मढ़ैया नहीं खमानी का पुरा पलटुआपुरा और खड़का की मढ़ैया बाया पछा से मझारा मार्ग तक। चौथा हो गया। पांचवा दिया है हमने प्रस्ताव 1 2 3 4 हो गए। पांचवा दिया है आगरा फतेहाबाद से कोलारा कला से कोलारी चितौरा से जारौली टीला जारौली से शमशाबाद मार्ग से महुआ का बांस लहरपट्टी नया बांस थाना शंकरद्वारी और खारी नदी पुल होते हुए म्यावा तक। एक प्रस्ताव दिया है। एक प्रस्ताव छठवां और दिया है। 6 प्रस्ताव दिए हम लोगों ने। एक है ये रोड हो गया 6 हो गए क्या हो गए तो 6 दिए हैं। इनमें से चाहे ग्रामीण मार्ग नए जो 150 की आबादी 2011 की जनगणना के बाद आज तक जो हुई है, जो ऐसे गांव हैं जो कहीं से नहीं जुड़े हैं, ऐसे हमने 5-10 गांव लिए हैं। जैसे फतेहाबाद यावली से गुगन का पुरा है, वो ब्राह्मणों का पुरा है, जाटों का है, वो कहीं से नहीं जुड़ा है, उसको जोड़ने के लिए हमने देखा है। एक लखनपुरा नई आबादी है कुशवाहों की,
उसको लिया है मरेला शिवला गौरवा मार्ग से। एक लिया है हमने कछार शिवला हीर से कछार, ये नहीं जुड़ा है। एक लिया है पीपरी मड़ी से, कहीं से नहीं जुड़ा है। एक लिया है मचटीला बाबा मुंशीदास मार्ग से, कहीं से नहीं जुड़ा है। एक लिया है तालपुरा, कहीं से नहीं जुड़ा है, साखरी कला से। ऐसे मार्ग लिए हैं जो कहीं से नहीं जोड़ने का काम लिया ये इस वर्ष में। और एक पुल का निर्माण 3 4 5 पुल बन गए हमारे यहाँ। एक सबसे पहले बनवाया फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग पे यमुना नदी पे। दूसरा बनवाया गाड़ घाट यमुना नदी पे बाजितपुर से टूंडला जोड़ा है। तीसरा बनवाया था हमने जो ईधौन मार्ग से फिरोजाबाद जोड़ा है। चौथा पुल यमुना नदी पे हमारा काम चल रहा है, चुनाव से पहले चालू हो जाएगा। ये भूलपुरा पे और रामदासपुरा मार्ग को जोड़ा है। यहाँ 4 पुल यमुना नदी पे हमारे 3 चालू हैं, चौथा काम चल रहा है। उट्टंगन नदी पे 2 पुल बन गए हैं, एक माता का मंदिर धनौला कला, एक साबित पे, ये दोनों ट्रैफिक चालू है। तीसरा निगौरा बाग शेया पे है। परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे शाम को, उनको कहा कि इस स्टेज थे अलग रख लो, तो उनसे उन्होंने कहा कि इसे रख ले। 44 करोड़ का लागत का एस्टिमेट है उसका। उसको बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें आपको बुलाऊंगा, आप आ जाना, मैं आपके पुल को सैंक्शन करा दूंगा। तो मार्गों का ये काम हो गया। कुछ काम ऐसे हैं जो काम सदियों से कभी नहीं हुए, जो मुगल कालीन के काम थे। जैसे बादशाही बाग है, जो तहसील है, तहसील का गेट मैंने जब से पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा ही जर्जर होता हुआ देखा है। वहाँ करीब 25 वर्ष पहले तहसील शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बादशाही बाग मुगल कालीन से इस पे मुकदमा चलता आ रहा था। और हमारे यहाँ मिश्रा जी डीएम थे, उस समय सरकार उसको जीत गई थी, तो उसमें यहाँ से तहसील शिफ्ट कर दिया गया था। 1900 करीब करीब 93 94 में शिफ्ट कर दिया, 95 में। तो 93 94 में मायावती सरकार से शिफ्ट किया था। अब वो आज की तारीख में गेट गिरासू हालत में था, उसके लिए अभी 50 लाख रुपए सरकार से मानी पुरातत्व विभाग पर्यटन डिपार्टमेंट से टेंडर हो गया है, भूमि पूजन हो गया है, काम चालू हो गया होगा या होने वाला है, ठेकेदार का हो गया है। दूसरा काम दर्जनों वर्षों से फतेहाबाद बस अड्डा बंद करा था, और जिस बस स्टॉप में थाने वालों ने अपने जो पकड़े गए चोरी के या आरटीओ द्वारा वो वाहन खड़ा करने का बस स्टॉप बना दिया, वो हमने हटवाने का काम किया है। 4 रह गए हैं, उसमें काम चल रहा है। नई सिरे से बनाया जा रहा है बस स्टॉप फतेहाबाद का, ये जो बनाने का काम किया जा रहा है। फतेहाबाद हमारे चुनाव पे मात्र 12 फुट का रोड था कस्बा को, उसको हमने एक सिटी कस्बा बनाने के लिए, अच्छा सिटी बनाने के लिए उसका डिवाइडर बनवाया, और दोनों तरफ 5 5 मीटर जगह कम होने के कारण रोड बनाया। जी, अभी नाम बदलने की श्रृंखला आगरा की जिला पंचायत डॉक्टर मंजू भदौरिया जी द्वारा फतेहाबाद का नाम बदलकर ऑपरेशन सिंदूर मिशन जो भारतीय सेना का जब चला था पाकिस्तान से युद्ध के समय में, उसको लेकर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका नाम बदल दिया, सिंदूरपुरम कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? वो उनका प्रस्ताव है, वो उनकी सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर हम नाम बदलवाना चाहेंगे तो तमाम हमारे ऐसे
महान नेता हैं देश के, उस देश के नेता के नाम हम लोग प्रस्ताव कैबिनेट में रखवाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां अभी तक जनता की कोई परिस्थितियां नहीं आई है, ना जनजीवन की कोई मांग है, फिर भी मेरा विचार है कि अगर प्रस्ताव नाम रखा जाएगा तो फतेहाबाद का, हमारे ऐसे तमाम लोग बलिदान हो गए, शहीद हो गए फतेहाबाद के लोग, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में अपना परिवार खत्म किया, खोया, बलिदान हो गए, परिवार खत्म हो गया। हाँ, ऐसे लोगों के नाम सामाजिक बैठक बुला करके सर्वसम्मति से, अगर मेरा जो विचार है फतेहाबाद का नेतृत्व होने के नाते, कि जैसे जो हमारे अंग्रेजों के जमाने में बलिदान हो गए लोग, उनके नाम पर हमारे जो, चाहे वो गरीब कार्यकर्ता है या बड़ा कार्यकर्ता है, उसके नाम सब अगर जब चर्चा आई है तो हम लोग इस पर प्रयास करेंगे कि फतेहाबाद क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को बुला करके और उनके द्वारा जो सुझाव लेकर के उसके नाम रखवाने का काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अगर आता है, तमाम ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे हमारे हुकम सिंह परियार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, विधायक रही। हमारे श्री शिव प्रसाद गुप्ता थे, अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष रही, सदन के। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े और लोग हैं। तो एक कोई काम किया जाए तो उसकी यादगार हमेशा के लिए, या इस युग में, आज के युग में जो बलिदान हो रहे हैं लोग, शहीद हो रहे हैं, इनके नाम खोला जाए तो मेरा सोच है अच्छा रहेगा। आप ऐसा सोचते हैं कि जो बलिदान दिया है देश के लिए, जिन्होंने अपना प्राण त्यागे हैं देश के लिए, उनके नाम पर, हाँ, जिनके बच्चे छोटे छोटे रह गए, उस बदलाव के पक्ष में है। पक्ष में है, परंतु है इस पक्ष में कि हमारे क्षेत्र का जो आदमी शहीद हुआ है, बलिदान हुआ है, जिनके परिवार उजड़ गए, उसका नाम होना चाहिए। तमाम लोग हमारे यहाँ प्रतिमाएं लगी हैं शहीदों की। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये एक सवाल ऐसा है, थोड़ा सा मजाकिया है, थोड़ा सा फनी है। क्या विराट जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सभा में बच्चे ने सवाल आपसे पूछ लिया हो, आप चौंक गए हो? नहीं बताओ। किसी सभा में आपसे किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया हो, कोई सवाल? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं पूछा किसी ने, और पूछा गया होगा तो उसका तत्काल जवाब दिया गया होगा। आप चौंक गए होंगे, बच्चे ने सवाल पूछ लिया? नहीं, चौंकने का सवाल नहीं है। आज के युग में हमारे जब से बच्चा बोलने लायक होता है और जब से उसकी 100 वर्ष की आयु हो जाती है, तब तो पूछने का मनुष्य का धर्म है। एक जन सेवक से कोई भी प्रश्न कर सकता है। आपने उम्मीद नहीं की कि बच्चा सवाल कर सकता है? नहीं, ऐसी कोई नहीं कर सकता है। मैंने क्या कहा अभी आपसे कि बच्चा पैदा होने के बाद जब से बोलने लगता है और जब से उम्र 100 वर्ष की लगभग हो जाती है और चाहे ज्यादा हो जाए, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, तब तक उसका अधिकार है जनसेवक से बात रखने का, पूछने का। और मेरा धर्म है जनसेवक होने के नाते कि मुझे उनकी बातों का जवाब देना चाहिए संतोषजनक। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी शादी पार्टी में आप गए हो और वहां आपने दूल्हे को दुल्हन समझ लिया? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं। दुल्हन को दूल्हा समझता है, वो क्या राजनीति कर लेगा। नहीं, ऐसा कभी हुआ हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। विधायक जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कोई आपको पहचान नहीं पाया और आपने खुद ही बताया भाई मैं विधायक हूं? ऐसा कभी हुआ? क्या काम है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको पहचान नहीं पाया और आपने सामने से उसे कहा हो कि भाई मैं विधायक? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं संदेश आया, परंतु कोई बाहर का आदमी आ रहा है, बात कर रहा है, चर्चा हो रही है, तो उसे परिचय देना अपना हमारा काम है। ऐसा नहीं कि तुम कौन, कहाँ के हो, मैं बताना हूँ। और दूसरा, अगर ये बात अगर आपने प्रश्न किया है
तो अपना परिचय देना एक अधर्म नहीं है, धर्म है कि व्यक्ति को अपना परिचय देना चाहिए। उसके मन के अंदर उसे नहीं जानकारी हो और वो मन से नहीं आपको पहचान पा रहा है और वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा है कि ये विधायक है कि नहीं है, तो उसे परिचय कराना कोई हमारी कर्तव्य बनता है कि हम फतेहाबाद के जनप्रतिनिधि हैं। आपकी कोई सेवा हो तो हमें बताइए, हम आपका काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। चुनाव के समय आपने कितनी बार चाय पी लो, बोल बोल कर चाय ही बंद कर दी? नहीं, चाय मैंने बंद नहीं की है। चाय मैंने वो बंद कर दी है कि जो किसी की मृत्यु हो जाती है और कैजुअली के मैं वहाँ उनके द्वार पे जाता हूँ रहने के लिए, बैठने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाय नहीं, दुख में पीना चाहिए। लगभग 20 वर्ष से मैंने चाय बंद कर रखी है। किसी के यहाँ चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 1 साल का, मैं चाय नहीं पीता हूँ किसी के यहाँ। जब आप पहली बार विधायक बने, घर में सबसे ज्यादा खुश कौन था? सब पत्नी, माँ या पड़ोसी? नहीं, सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ हुई। मेरी माँ थी, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा शायद कि मेरा बेटा एमएलए बनेगा। तो सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को होती है। जब आप पहली बार विधायक बने तब आपकी शादी हो गई? मेरी शादी नहीं, मैं बच्चे वाला था। बच्चे वाले थे। पत्नी को? और बच्चे वाला ही नहीं, मेरे बच्चे उस समय बंद हो गए थे। बच्चे पैदा होना 1985 में बंद हो गए थे। 86 मेरे सबसे छोटा बेटा मेरा महेंद्र है, इससे छोटी 2 बेटी हैं। दोनों बेटियों के मान लो हमारे डॉक्टर थे हस्बैंड। एक 8 अप्रैल 22, 23, 24 22 8 अप्रैल 2022 को एक्सपायर हो गए थे। एमडी थे ये और एमएबीएस थे और जॉब कर रहे थे। 12 साल 14 साल जॉब करते हुए गए थे। डिवाई सीएचसी के प्रभारी थे, वो एक्सपायर हो गए। तो बेटी मेरी, उन पे एक बेटा है 13 साल का, 2 सितंबर को होगा। माँ के साथ साथ पत्नी को, बच्चों को, फिर तो सबको खुशी, बहुत खुशी हुई होगी कि खुशी पिताजी की जो है। बात आपको परिवार में हाँ, खुशी तो पूरे फतेहाबाद में हुई थी। हाँ, जिन लोगों ने कभी एमएलए नहीं देखा, कमजोर वर्ग ने, अनुसूचित जाति के लोगों को भी खुशी हुई थी। और जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के उच्च वर्ग के लोग, उनको भी खुशी हुई कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक फतेहाबाद में विजयी हुआ है, इसलिए पूरे फतेहाबाद को खुशी हुई थी। कभी किसी सभा में माइक बंद था और आप बोलते ही जा रहे थे, आप बोलते ही चले गए, माइक चालू नहीं हुआ? नहीं, वो ऐसा है, हम्म, अगर माइक का बिजली चली जाती है हम्म, तो व्यक्ति को अपनी बात रखना चाहिए। जनता बड़े सावधानी के साथ, बड़ी गंभीरता से, विचार के साथ आपकी बात को सुन रहा है, तो बात को काटना नहीं चाहिए। बात जब तक पूरी ना हो जाए तब तक बात को कहना चाहिए, बताना बात को चाहिए, निरंतर, बात को निरंतर अपनी आगे बात को बढ़ाना रखना चाहिए, चाहिए अपने। निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए बात को। ऐसे नहीं, बहुत से बड़े लोग हमने देखा है, अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, अगर लाइट चली जाती तो बात रखना बंद नहीं करते हैं और बहुत से लोग उसी पर स्टॉपेज हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग में वहाँ बात लाने में बहुत दिक्कत होती है, टेलीप्रॉम्प्टर की तरह बंद हो जाते हैं। तो इसलिए करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। बताइए, राजनीति में गुस्सा आता है या खुद को समझाना पड़ता है? मुस्कुराओ, आप कैमरे के सामने हैं। नहीं, गुस्सा राजनीति में नहीं आता है। गुस्सा राजनीति में जब आता है जब काम नहीं होता है गरीब व्यक्ति का। कभी आपको गुस्सा आ रहा है और आप कैमरे के बात सामने बैठे सुनो, हैं? गुस्सा वाली बात करी, और नैतिकता है, जिम्मेदारियां हैं कि जनप्रति किसी गरीब व्यक्ति की या किसी पीड़ित व्यक्ति की बात रख रहा है और काम नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को आएगा कि मैं कितनी उम्मीद से इन गरीबों के काम कराने आऊंगा, प्रशासन मुझे को टहला रहा है। तो प्रशासन पे नैतिकता है कि उसे अपनी दिखाना चाहिए। आप लोग, हम प्रोटोकॉल में आपसे बड़े हैं। आपके विरोधी आपकी किस आदत से सबसे ज्यादा जलते हैं? आपकी सादगी से या आपके फॉलोअर्स की संख्या से, जो आपकी लोकप्रियता हम देखते हैं, आप जनप्रिय नेता? मेरे विरोधी की बात करते हो, मैं अपना विरोधी किसी को मानता नहीं हूँ।
इसलिए नहीं मानता हूँ कि विरोधी भी मेरी प्रशंसा करते हैं। जैसा मैंने वातावरण देखा है और सुना है कि वो लगभग काम कर रहा है, तो फतेहाबाद में जो विकास के काम हो रहे हैं उन पे वो एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका अधिकार है। चाहे विद्यालय बने हो, आपने बिजली का प्रश्न नहीं पूछा, जी। मैं बिजली के बताना चाह रहा हूँ। बिजली का आप बता सकते हैं। 2007 में मैं चुनाव हार गया था दूसरी बार। 2007 में आगरा में यहाँ फतेहपुर सीकरी सौभाग्य से माननीय सीमा उपाध्याय, माननीय रामवीर उपाध्याय की धर्मपत्नी यहाँ चुनाव लोकसभा फतेहपुर सीकरी से लड़ी थी जी। हमने ये देखा था कि हम जनता का काम करने के लिए पैदा हुए और इसी मन में इच्छाएं लेकर के हमने राजनीति की है। तो ये सोचा कि अगर जनता का विकास नहीं होगा और अधूरा हो गया तो हमको आगे चल के जनता अच्छा महसूस नहीं करेगी। तो हमने अपने यहाँ 12-33/11 सब स्टेशन बनवाए और एक उनसे 132 का इसौली बनवाया और 132 का पहले माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल में जगराजपुर बनाया। तो ये नहीं बनते तो आपको जानकारी दे रहा हूँ, हमारे क्षेत्र को बिजली ताजगंज से जाती थी और हमारे किसान रात भर बैठे रहते थे। कोई रात्रि ऐसी आती थी कि पूरी रात्रि बिजली नहीं आती थी और दिन में आ गई तो रात में आ गई, किसानों का फसल नहीं, सिंचाई नहीं हो पाती थी। अभी गवर्नमेंट ने, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश माननीय योगी मुख्यमंत्री की सरकार ने मिलकर के ऐसा नियम लागू कर दिया है कि 2 तरह की लाइट चलेगी। सिंचाई की लाइट अलग चलेगी और लाइट रात की अलग चलेगी। तो सिंचाई की लाइट तो दिन में देते हैं हम लोग, घरेलू लाइट अलग चलेगी। हाँ, और जो घरेलू जो रात्रि की लाइट होती है वो हमने अलग कर दी है। घरेलू वाली तो दिन में भी बिजली जला रहे हैं गाँव, तो उसको अपना आती है तो जलाते। तो ये सिस्टम कर दिया कि लाइनें अलग अलग कर दी हैं, ट्यूबवेल 2 लाइनें बना दी। ट्यूबवेल का दिन में सिंचाई होगी, रात को वो लाइट चलेगी। इसमें भी अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री से विषय रखा है कि रात में केबलें कट जाती हैं, बिजली की अंधेरे से चोरियां हो जाती हैं और पता नहीं चलता है। हमने कहा है 3 फेज में नहीं, 2 फेज में लाइन दो, ट्यूबवेल तो चलेगा नहीं, कम से कम ट्यूबवेल की लाइट जलेगी। तो अगर लाइट कटेगी तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ कोई घटना हो रही है, तो वहां आके बदमाश चोर को पकड़ सकते हैं। ये सब लोगों ने रखा है, इस पे आश्वासन दिया है, इस पे विचार किया जाएगा, करेंगे। कभी किसी शादी में गए और लोगों ने आपको मंच पर बुला लिया भाषण देने, पर आपने सोचा था कि मैं तो सिर्फ मिठाई खाने आया हूँ? नहीं, मिठाई का तो मैं कभी खाने का मेरा मन ही नहीं है और भाषण देने बुला लिया? नहीं, मिठाई का तो मन नहीं है। जो बुलाएगा वो अपने सम्मान के लिए बुलाएगा कि मेरी शादी में यहाँ मेरा विधायक आया है, तो उसकी गरिमा बढ़ेगी कि मेरी शादी में विधायक आया है और मेरे साथ बैठा है और मेरे साथ फोटो खींच रहा है, तो उसकी गरिमा बढ़ेगी कि हमारी शादी में विधायक भी आए हैं, ऐसे भी हैं। तो ये कोई मिठाई खाने नहीं जाता है, वो विधायक चाहता है कि मेरे कार्यकर्ता का सम्मान कैसे हो सकता है, मेरे कार्यकर्ता की ताकत और जो शादी जोड़ी हो रही है पत्नी का कैसे मनोबल बढ़ सकता है कि हमारी शादी में तो विधायक भी आया था। आपके मोबाइल में कितने ऐसे नंबर सेव हैं जिनके बारे में आप खुद भूल चुके हैं कि ये कौन थे? क्या आपके मोबाइल में कितने ऐसे नंबर सेव हैं जिनके बारे में आप खुद भूल चुके हैं कि ये कौन लोग थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को मोबाइल मान लिए किसी के, हम लोगों को वैसे तो प्रशासन के कभी मोबाइल फिट नहीं करते ना, चाहे हमारे क्षेत्र के 5 थाने हैं, चाहे हमारे दोनों एसीपी हैं,
नहीं, जो भी नंबर आपने आज तक सेव सुन किए लो हैं। ना, चाहे हमारे डीसीपी हैं, हम्म, चाहे हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, चाहे हमारे डीएम हैं, चाहे हमारे सीडीओ हैं, हम्म, तमाम ऐसे नंबर हैं वो हमको वर्बली याद है। और मोबाइल की बात करते हो, इसमें तो सैकड़ों नंबर हैं। और सैकड़ों नंबर, कोई आया उसका काम किया उसने कि मेरा नंबर फीड कर लो, और उससे कोई परिचय नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये आदमी हमारा है? वो उसका मन संतुष्ट करने के लिए फीड कर दिया, नहीं, बहुत उसने समय से मिलाया, बहुत बाबूजी। बताइए, बहुत समय से आप नंबर सेव करते आ रहे हैं और फिर उसके बाद में आप खुद ही भूल गए और वो नंबर आपके मोबाइल में सेव है और आप नहीं, उसे फिर भूल गए हैं ऐसा कि नहीं है, देखने से पता चल जाता है हम्म, नाम से कि ये फलाना व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गंभीरता से। कोई मंत्री अफसर आपको देखकर अचानक सीधा खड़ा हो जाए तो मन में क्या आता है? वाह, अब नेता बन ही गए हम। अब नहीं, नेता तो आप है ही हैं, 4 बार नहीं, ऐसा के नहीं है। विधायक हैं और माननीय मंत्री खड़ा पूर्व होना, मंत्री रहे। उसका एक गरिमा है उसकी। हाँ, उसको एक मन में सम्मान है कि मेरा विधायक आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस आज पद पे बैठा हूँ। हम्म, अगर विधायक नहीं होंगे तो पद पे नहीं बैठ सकते हैं। हम्म, तो उसे अपने विधायक का सम्मान देना, हम्म, उसने सोचता है तो बहुत से लोग खड़े होकर सम्मान देते हैं कि आइए बैठिए हम्म, विधायक जी, क्योंकि विधायक नहीं होंगे तो मंत्री जी नहीं चल सकते हैं। इसलिए वो इस गरमा में नहीं खड़े होते हैं कि मैं क्या हूँ। वो ये है कि कोई सम्मान के प्रति थी, ये महसूस करें कि मेरा विधायक, हमारा मंत्री विधायक के मन में ये प्रतीत हो कि मेरा मंत्री मेरा सम्मान कर रहा है, तो मेरी सरकार ठीक काम कर रही है। जी। दर्शकों, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। अब जल्दी करो। वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजर। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर एक बार शुरू करते हैं। फिर से आपका एक बार स्वागत है। विधायक जी, जी, ये रैपिड फायर राउंड है आपका। इसमें मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको एक शब्द में जवाब देना है। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री कौन बेहतर, मोदी या राहुल?
हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानी नरेंद्र मोदी जी हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे देश की जनता की सेवा करते रहें। विपक्षी दल की सबसे बड़ी कमजोरी? भ्रम, नेतृत्वहीनता, विचार शून्यता। देखिए, विपक्षी गणों के पास में कोई नेतृत्व करने वाला नेता ही नहीं है आज की तारीख में। सब अपने-अपने ढपली बजा रहे हैं भ्रम है। और ढपली बजा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष में काम नहीं चल पा रहा है। अभी माने 10-11 साल से 3 बार चुनाव हो गए लोकसभा के। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहली बार माननीय मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं थी। माननीय देश के प्रधानमंत्री के नाम से चुनाव लड़ा गया 2017 का। तो आपको जानकारी होनी चाहिए 325 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त किया था। बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया था। तो जो लोकप्रियता आज की तारीख में देश में हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की है और हमारे नेता हैं, संगठन की दृष्टि से पूरा देश के जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। ये विपक्षी गण वो मन में दुविधाएं करते हैं, परंतु उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें। आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा जैसे पानी, सड़क, रोजगार? मेरे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि किसान लोगों की गायें हमारे यहाँ फसल को 20-15 साल से ऐसा माहौल बना कि नष्टें करती चली आ रही थी। और एक और हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान से लगा हुआ मेरा विधानसभा क्षेत्र है। विधायक जी, एक शब्द में जवाब देना है आपको इन सवालों एक का। मिनट। और जो बरसात के ऋतु में पानी नदियों टंगन में रहता है और जैसे ही दिसंबर नवंबर अक्टूबर जनवरी आती है पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो राजस्थान के लोग जो गाँव को पीटते हाँकते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ सर्वाधिक गायों से फसल को नष्ट होता था। उसमें हम लोगों ने विधायक बनने के बाद और 2012 में विधायक थे और 16 में हमने गौशाला सैंक्शन कराई थी। जो जमीन नहीं मिली तो कोलारा कला बनाने का काम किया। अभी इस साल हमने 3 गौशाला 1 करोड़ 60 लाख से बना करके तैयार कर दी गई है। 5वीं गौशाला हम लोग इस समय इनके ग्राम पंचायत के बगल में गुबरारी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य 2 करोड़ से चल रहा है इस समय हमारा निर्माण कार्य। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में किसी भी विधानसभा में 5 गौशाला नहीं है और प्राइवेट गौशाला मेरे यहाँ कम से कम 12 है जो काम चल रहा है, चाहे मेबली कला हो, चाहे कुर्रा चित्रपर हो, चाहे मान लीजिए मड़ाइना हो, चाहे मान लीजिए आपका नगर चंद हो। ऐसे 12 गौशाला और चल रही है कि किसान को सर्वाधिक फसल की फसल नहीं होगी तो किसान को भोजन नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि किसान की फसल को सुरक्षित करने के लिए उपाय करना चाहिए। ये हमने बहुत तेजी से उपाय किया। जिस विधानसभा क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल न हो वहाँ ITI, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का हम लोगों ने काम किया। जो आज की कोलारा कला में जो शमशाबाद के नाम से है, शमशाबाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश थे तत्कालीन, उनसे घोषणा करा करके 2016 में और वो मान लीजिए हमने यहाँ बनवा दिया। इसमें कोलारा कला में बना के तैयार हो गया है और बच्चे एडमिशन भी हो गया है तो वो चालू हो गया है। और दूसरा जो हमारा जिस क्षेत्र में कभी भी देश आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, 77वां चलेगा, उसमें कोई बच्चों को खेल कूद के लिए नहीं था। हमने सारा जो गवर्नमेंट की जो चकबंदी हुई थी आते 55-56 साल 60 साल पहले, वो मान लीजिए बाल कल्याण के मान लो खेल कूद के नाम से थी। वहाँ हम लोग स्वीकृति लगभग हो गया हमारा, वहाँ स्टेडियम बनाने जा रहे हैं हम लोग।
हमने जो काम कभी नहीं हुआ उस इस सरकार में करके जनता को दिखाना चाहते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, पता नहीं होगा, 765 केवी का सब स्टेशन हमने अपने फतेहाबाद में ग्राम पंचायत तिवाया और नगला महावई की जमीन में 100 बीघा में बनाया है, जो आपके आगरा को, मथुरा को, हाथरस को, फिरोजाबाद को, इटावा को बिजली देने का काम कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे सब स्टेशन हैं, एक उन्नाव में है, एक अब बनना है शायद रामपुर में या बलरामपुर में, एक 2 हमारे यहाँ बने हुए, तीसरा भी बना। ये एक कम कामयाबी नहीं है कि जो प्रदेश स्तर में दूसरा सब स्टेशन हमने बनाने का काम किया कि बिजली को लोगों को लेने के लिए दूसरे जिले में नहीं जाना पड़े, आवश्यकता पड़े। हमारे यहाँ इतनी बिजली की बात हो रही है कि वो बिजली मान ली जैसे हमारे यहाँ एनटीपीसी बना हुआ है, तो वो एनटीपीसी नहीं है, वो हमारा सब स्टेशन 765 केवी का जो बना है वो 44,0400 करोड़ का बना था, जो आज हमारे फतेहाबाद में आसपास के जिलों में बिजली दे रहा है। तो ये बहुत वो नहीं है, बड़ी कामयाबी की काम है कि कोई बना सकता है। और 100 बीघा जमीन सरकार को फ्री ग्राम सभा की दी हमने, ऐसा नहीं कि किसानों की जमीन को एक्वायर किया। हमने कोई भी काम किया है अब तक, किसी किसान की जमीन एक्वायर करके नहीं काम किया है, चाहे सब स्टेशन हो, चाहे 132 का हो, चाहे 765 का हो, चाहे कॉलेज स्कूल हो, सब गवर्नमेंट की जितनी जमीन है उसको इस्तेमाल करके खत्म किया है। कुछ लोगों ने अभी मेरी जानकारी में आया है कि कुछ जमीनों को अधिकारियों ने गलत परिवर्तन करके रोड की जमीन को परिवर्तन करके पीछे कर दिया है, और इसमें मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा और प्रशासन से भी इस बात को लिख के दूंगा कि जो कीमती जमीन है, रोड के किनारे की जमीन है, उसे धारा 161 के तहत उन्होंने किसान की जमीन लेकर के या पीछे कर दिया सरकारी जमीन को, उसको आगे। ये बहुत सरकार को अधिकारियों के द्वारा अत्याचार का काम है, क्योंकि जनता की कीमती सामान को कोई लेता है तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। विधायक जी, कौन ज्यादा राजनीति करता है, नेता या अफसर? कौन ज्यादा राजनीति करता है, नेता या अफसर? देखिए, राजनीति का तो कोई पता नहीं है, सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से। हर व्यक्ति चाहता है राजनीति ज्यादा करूं मैं, ये कोई नाप और पैमाना तराजू नहीं है कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, इसका कोई तराजू नहीं है, इसका तराजू है जनता। आपका सबसे बड़ा हथियार, राजनीतिक हथियार, ईमानदारी, जनता या मौन? देखिए, मेरा ईमानदारी की वजह से इस बार में जो चुनाव 2022 का जीता, उसमें 50.43% वोट मुझे मिला, 50.43, और 59.57 सबको मिला, चाहे बसपा है, चाहे सपा है, चाहे कांग्रेस मिलके लड़ी, चाहे निर्दलीय लड़ी, उनको मैं आधे से अधिक में अकेला था, आधे से कम में सब थे। जो रिकॉर्ड का है, मेरा नहीं, मैं नहीं कह रहा, जो निर्वाचन आयोग ने जो गणना कराई है वो रिकॉर्ड का काम है। ये आप चाहें तो निर्वाचन आयोग से मांग के देख सकते हैं। सबसे मुश्किल सवाल, जनता के या पत्रकार के? देखिए, नहीं, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, न जनता का न पत्रकारों का। पत्रकारों का दायित्व है कि मैं सर्वाधिक ऐसे क्वेश्चन करूं जिससे जनता हो या नेता हो वो उलझ जाए, ये पत्रकारों का काम होता है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो मानी, चाहे देश के माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे कभी आए तो पूछने का माननीय मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे अन्य जनता हो, उसको उन्हें उलझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु जवाब देना ये जनता हो चाहे नेता हो उसकी उससे काम करता है बुद्धि के साथ। आपके विरोधी आपकी किस बात से डरते हैं? आपके विरोधी आपकी किस बात से डरते हैं? नहीं, मेरा विरोधी जो है, राजनीति में कभी कोई ये नहीं कहता है कि किस बात से डरते हैं, क्या है, और डरने का तो कोई प्रश्न नहीं है, सब बराबर के लोग हैं।
जिसे जनता लाइक करती है वो जीतता है। अगर विपक्ष से एक चीज चुरानी हो तो क्या चुराएंगे? नारे, सोशल मीडिया टीम या धैर्य? नहीं, समझ नहीं आई। अगर विपक्ष से एक चीज चुरानी हो तो क्या चुराएंगे? नारे, सोशल मीडिया टीम नहीं या नहीं, धैर्य? देखिए, नारे चुरा नहीं सकते हैं। नारे जो होते हैं, जो पार्टियों का तय होके आता है, उसी गाइडलाइन पे है। जो पार्टियों के नेता लड़ते हैं चुनाव, वो लोग उसी लाइन पे काम करेंगे, और निर्दलीय लोग होते हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हम लोग एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी गाइडलाइन पे ही हमको नारेबाजी करेंगे, हट करके हम नहीं कर सकते हैं। और हटके करेंगे तो हमारे खिलाफ आचार संहिता का मैं दोष भावना से मुकदमा लिखा जाएगा। कौन ज्यादा परेशान करता है, कार्यकर्ता या वोटर? नहीं, वोटर नहीं परेशान करते हैं, न कार्यकर्ता करते हैं। वो लोग परेशान करते हैं जिन्होंने न तो वोट दिया, न वो कार्यकर्ता है, और न वो वोटर है। वो अपना फायदा लेके झूठ बोल के लेना चाहते हैं, वो परेशान करते हैं। चुनाव का मौसम उत्सव या युद्ध? चुनाव का मौसम उत्सव या युद्ध? देखिए, चुनाव का मौसम और उत्सव की बात करते हो, हम्म मौसम एक अलग चीज है, हम्म उत्सव एक अलग चीज है। नहीं, चुनाव मौसम का तो जब मेरी चुनाव बात सुनो, आपने जो कहा है, हम्म मौसम तो बदलता रहता है, हम्म और उत्सव नहीं बदलता। उत्सव तो जितना तेजी से ज्यादा उत्सव मनाओगे उतना तगड़ा बनाएगा जाएगा। हम्म मौसम तो बरसात भी आ जाती है, हम्म सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, हम्म और बीच का भी होता है। और उत्सव का कोई वो नहीं, तरीका नहीं है। उत्सव चाहे जब जितना खुशी में मना सकता है व्यक्ति, अपने जन्मदिन पे मना सकता है, अपने बच्चा के जन्मदिन मना सकता है, अपने परिवार के, अपने मित्र के पे, अपने कार्यकर्ता के जन्मदिन मना सकता है, अपने कार्यकर्ता की कोई खुशी का एग्जाम हो तो उसमें मना सकता है नेता। ऐसा नहीं है। आपके अनुसार असली नेता की पहचान सेवा, नम्रता, दृढ़ता? देखिए, ये असली पहचान की जो बात करते हैं, नेता की राजनीति की जिम्मेदारियां करना है, तो उसको सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। नम्रता का भी करना पड़ेगा, और विशेषण का भी करना पड़ेगा, और उसकी बात भी माननी पड़ेगी, उसकी बात सुननी भी पड़ेगी, और उसको समय भी देना पड़ेगा। चाहे कितना भी आपका समय कीमती है, उसको समय देना उसकी जिम्मेदारी है। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ? राजनीति में सबसे बड़ा झूठ? जो राजनीति में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ बोलते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। वो लोग अपने उसको जो मिशन है उसको नहीं पा पाते, झूठ बोलने वाले। क्योंकि जनता आज की तारीख में, जो देश आजाद हुआ 1947 में, हम्म और तब से लेके अब तक जो जनरेशन उस समय की थी, वो जनरेशन लगभग खत्म हो चुकी है, और जो जनरेशन नई पैदा हुई है उससे देश की परिस्थितियों के बारे में सब जानकारी हो गई। उसके बाद फिर थर्ड सेकंड जनरेशन हुआ, वो पढ़ी लिखी हो गई, और फिर तीसरी हुआ वो और ज्यादा, जो आज की तारीख में जो 20 और 25 साल के हमारे युवा वर्ग है, वो अधिकांश हर गांव में आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, और उसको अनुभव मिलेगा। तो वो जमाना आप भूल जाइए, जो जिस समय देश आजाद हुआ था तब अलग विषय था। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 2032 जो 32 साल मुझे हो गए, 1953 में चुनाव जीता, वो और परिस्थितियां थी। उस समय लगभग 1,65,000 मतदाता था, जो आज की तारीख में 3 लाख लगभग 50,000 है। अब गणना होगी तो 60-70 हजार दूने हो जाए, तो वो परिस्थितियां 4 बदलती लाख से भी रहती पार हो जाएगा। हैं। 4 लाख से भी पार हो जाएगा आंकड़ा। हो सकता है, जनता का ये तो वोट पड़ा नहीं राहुल कर रहा। गांधी को एक सलाह देना हो तो क्या कहेंगे? स्थिरता, स्पष्टता, नैतिकता? किसको? राहुल गांधी जी को अगर आपको सलाह देना हो तो क्या सलाह देंगे? देखिए, राहुल गांधी को सलाह देने वाला वो अपने को मैं मानता हूँ जो कमजोर व्यक्ति होगा, दिमाग में उसका सही संचालन नहीं होगा, वो देगा। जिसका दिमाग सही है, और जो व्यक्ति किसी की सलाह नहीं मानने वाला हो, और जो व्यक्ति जो चाहे जो जब कह दे, और जो चाहे जब जिसके पैर छू ले, जो चाहे जिसकी गोद में बैठ जाए, सदन के अंदर प्रश्न करने के बाद,
वही राहुल गांधी ने आकर के माननीय हमारे देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के आकर के हाल को जीत भरा और हाथ पैर छुआ और सदन के लोकसभा में, तो वो बोलने का कोई ये रहते थोड़े नहीं विपक्ष में बैठ के, ये नहीं मानो तो इसका फोटो है हुआ, इन्होंने देखा होगा उसका टीवी उन्हें मालूम होगा। नहीं, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, हमने भी देखा है, देश ने भी देखा, पूरे देश ने नहीं विश्व में देखा, पूरे विश्व ने देखा। हाँ, ये विपक्ष के लिए एक शब्द कमजोर, चिंतित या आशावादी। विपक्ष के लिए एक शब्द कमजोर, चिंतित या आशावादी। नहीं, विपक्ष तो चिंतित है कि हम लोग कैसे पीछे रह गए। हम कहाँ 50 साल देश में राज किया और आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकारें राजागा के साथ बना के, ये नहीं कि हमारी 242 चाहिए, हमारा राजागा जो गठबंधन है उसकी हमारी 303 है, हम गठबंधन से बहुमत पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले दोनों चुनाव 2014 का 2019 का हमने बहुमत की सरकारें बनाई थी। रैपिड फायर का आखिरी राउंड का आखिरी सवाल है, आपका राजनीति में आदर्श कौन है, मोदी, अटल या अम्बेडकर? नहीं, हमारे तो आदर्श में सभी लोग हैं, चाहे मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो किसी व्यक्ति ने नहीं चला पाई सरकारें, गिराते रहे 6 महीना में, 7 महीना में, 10 महीना में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 दलों की सरकार और पूरे 5 साल चला के देश में एक नया नाम कीर्त किया था कि 17 दलों की सरकार को मिलजुल के चलाने वाले पहले कीर्तमान व्यक्ति थे वो, जिन्होंने सरकार को चलाया जी। अडवाणी ने, माननीय देश के अडवाणी जी ने वो काम किया कि जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब पार्टी को बढ़ाने का काम किया और एक उच्च स्थान पर ऊपर ले जाने का काम किया। आज उन्हीं की देन है सब नेताओं की कि आज पार्टी हमारे देश में पूर्ण बहुमत से राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हमारी पार्टी का गठन होने के बाद 2 सांसद जीते, आज हम 303 भी जीत चुके हैं, तो इसलिए ये वो नहीं है, हमारे सब नेता आदर्श है, हम सबको आदर्श मानते हैं और पार्टी के जो बड़े लीडर हैं जो देश को चला रहे वो सभी आदर्श के वो हैं जी, रिश्तेदार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू श्री छोटेलाल वर्मा जी, आपने हमारे साथ अपना समय साझा किया और अपना बहुमूल्य समय दिया, इतने खुले दिल से आपने हमारे इस पॉडकास्ट में बात की, हमारे दर्शकों को इतनी पूरी जानकारी दी, अपने विधानसभा के फतेहाबाद की जनता को विकास कार्यों से लेकर के, और जो आपका समर्पण है, सहजता है, आपकी जनता का सच्चा प्रतिनिधि आपको बनाती है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी इसी तरह बात करें तो हमें जरूर लिखें। तब तक के सुनते रहिए बोल भारत बोल। मैं हूं आपका होस्ट राहुल चौहान, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय धन्यवाद। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है, हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है
और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूँ आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूँ आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूँ आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है। हॉस्पिटल के ऊपर एक झूठी FIR। देश के कोने कोने से उठाएंगे हम आपकी आवाज। देश की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश के हर जिले से, जिले के हर कोने कोने से पहुंचाएंगे हर खबर आप तक। क्योंकि मुद्दे हैं आपके, तो अब होगी सिर्फ आपकी ही बात। बोल भारत बोल हमारे साथ जल्द आ रहा है ऑल 100 न्यूज पर नए अंदाज में। देखते रहिए बोल भारत बोल हमारे साथ। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छिप जाती है और दिखाएंगे वह सच जो रह जाता है आप सबकी नजरों से दूर। मैं हूँ आपके साथ राहुल चौहान। श्री गंगा हॉस्पिटल पर 27 जनवरी को एक घटना होती है।